वेलकम बैक। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पॉलिटी 365। तो अब टॉपिक है इलेक्शन और उसमें सबसे पहला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है किस पर, लीगैलिटीज़ पर, इलेक्टेड एमएलए स्विचिंग पार्टीज। मतलब जो कानून है, जब एमएलए है ना स्विच करते हैं एक पार्टी को दूसरे पार्टी में, तो उसमें जो कानून होता है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस है महाराष्ट्र में। अब डिफेक्शन क्या है? तो डिफेक्शन क्या होता है? एक प्रैक्टिस होती है फ्लोर क्रॉसिंग की बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटपुट टू अनदर। मतलब एक पर्सन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, वो जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो सिर्फ फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, ऑफ अ मेंबर बाय अ मेंबर, ठीक है। इसी को हम डिफेक्शन कहते हैं। इसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो जैसे कि लोकसभा में, ठीक है, जो एमपी है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी ए का, वो ज्वाइन कर लेता है पार्टी बी को, ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, डिफेक्टेड हो गया है। मतलब आप ये कपड़े खरीदने जाते हो, तो आप जब किसी चीज़ में ना कोई भी कमी देखते हो या फिर कोई प्रॉब्लम देखते हो, तो आप क्या कहते हैं, डिफेक्टिव पीस है, ठीक है। तो इसी तरीके से उस मेंबर को क्या कहेंगे कि वो डिफेक्टेड हो गए हैं। तो और वो फेस करेंगे क्या आगे, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो कार्यवाही होगी उसको वो फेस करेंगे, इस तरीके के मेंबर्स। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए का, जो एक बार इलेक्ट होने पर, ठीक है, टिकट पर किसी पार्टी के, अपनी उस पार्टी को छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं। इसे इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 10 शेड्यूल में, ठीक है। और 10 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए एक अमेंडमेंट, मतलब 10 शेड्यूल बनाया गया था एक्चुअली में। 10 शेड्यूल को बनाने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का। तो एनी इंपॉर्टेंट मीन्स एनी क्वेश्चन जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का होता है, जब वो अराइज होता है, तो उसमें कौन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, वो डिसाइड करता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर होता है लोकसभा के लिए, और चेयरमैन होता है राज्यसभा के लिए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास ये शक्ति होती है कि वो रूल्स बना सके, ठीक है, इफेक्ट में लाने के लिए जो भी प्रोविजन है 10 शेड्यूल के। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसके पास पावर है, ठीक है, डिफेक्शन के लिए, रूल्स बनाने के लिए। फिर ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन क्या होते हैं? अगर मेंबर जो होता है वो वोट करने से मना कर देता है, ठीक है, हाउस में डायरेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्शन दिया अपने मेंबर्स को, इस तरीके से वोटिंग करनी है, इस फेवर में करनी है, अगेंस्ट में करनी है, अगर वो अपने आप को उससे ना दूर कर लेता है, उस तरीके से नहीं काम करता है बिना परमिशन लिए पार्टी के, और अगर पार्टी जो होती है इस एक्शन को है ना कंडोन कर देती है विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर इसकी निंदा कर देती है। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर पार्टी को, तो इस केस में भी डिफेक्शन हो जाता है। मतलब अगर ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपायरी के बाद 6 मंथ्स के, तो उस केस में हो जाता है। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेता है कोई पॉलिटिकल पार्टी को, तब भी डिफेक्शन कंसिडर किया जाता है। तो एग्जेप्शन क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के, वो देख लीजिए। लॉ अलाउ करता है किसी पार्टी को जो मर्ज होती है, ठीक है, अनदर पार्टी में या फिर अनदर पार्टी के साथ, ठीक है, अगर उसमें एटलीस्ट 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर्स जो है वो फेवर में है इस मर्जर के, तो फिर इस केस में नहीं होता है एंटी डिफेक्शन। अगर पर्सन जो है वो इलेक्टेड, मतलब उस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, अगर 2/3 है ना एग्री हैं, तो वो पार्टी जो होगी डिफेक्शन में, या फिर उसके जो मेंबर्स हैं उन पर डिफेक्शन नहीं लगेगा। फिर अगर पर्सन इलेक्टेड किया जाता है एज स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पार्टी से और रिजॉइन कर सकते हैं अपनी पार्टी को, जैसे ही उनकी पोस्ट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब नेशनल पार्टी स्टेटस कैसे मिलता है? एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसे नेशनल पार्टी बनना है तो उसे क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। और अगर इस कैंडिडेट्स ने कम से कम 6% वैलिड वोट्स ऑब्टेन कर लिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में लास्ट लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन में, और एटलीस्ट 4 MPs जो हैं लोकसभा पोल्स में, ठीक है, लोकसभा के पोल से उनके पास 4 MPs हो गए हैं एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद कम से कम 2% ऑफ टोटल सीट्स जो होती है लोकसभा में, उन्होंने 3 स्टेट से जीत ली है। उस केस में भी क्या होता है, नेशनल पार्टी स्टेटस मिल जाता है। अभी तक में 8 पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टीज़ रिकॉग्नाइज़ करा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि एक इशू है, ठीक है, जो इशू है होल्ड करने का साइमल्टेनियस पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन, वो है ना किस रेफ़र किया गया है लोकसभा लॉ कमीशन को, ताकि वो क्या कर सके, एक प्रैक्टिसेबल रोड मैप बनाए और फ्रेमवर्क बनाए।
तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ये होता है स्ट्रक्चरिंग करना इंडियन इलेक्शन साइकिल को इस तरीके से कि जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबली के वो एक साथ हो, ठीक है। जो वोटर्स होंगे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोट करेंगे सेम डे पर दोनों इलेक्शन के लिए। मतलब आप अपनी स्टेट असेंबली के लिए भी इलेक्ट कर लोगे जिसको आप चुनना चाहते हो, साथ में उसी दिन आप है ना लोकसभा के मेंबर को भी चुन लोगे जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनना चाहते हो। तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वोटिंग जो होगी अक्रॉस कंट्री फॉर, ठीक है, ये सारी वोटिंग जो होगी पूरी एक ही दिन पे हो जाएगी पूरी ही कंट्री में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेवेंट है, ठीक है। तो वो किस तरीके से हैं, पहले आर्टिकल 83 लोकसभा जो होगी उसकी नॉर्मल टर्म कितनी होगी, 5 साल होगी जो फर्स्ट मीटिंग से, ठीक है, अपॉइंटमेंट फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, और उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर 85 आर्टिकल क्या कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को कैबिनेट यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर। आर्टिकल 172 ले डाउन करता है टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एज 5 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी स्टेट की, उनकी भी कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी। और 174 में सिमिलरली गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है स्टेट असेंबली को एडवाइस पर स्टेट कैबिनेट के। तो ठीक है, तो ये कंडक्ट किया जा सकता है फेस वाइज मैनर में, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन। और वोटर्स जो होंगे पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी की वो वोट करेंगे असेंबली स्टेट असेंबली के लिए लोकसभा के लिए सेम डे पर। मतलब एक इंडिविजुअल जो होगा वो सेम डे पर दोनों के लिए करेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों के लिए एक ही दिन पर पूरे इस कंट्री में हो जाए। तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ये नॉर्म था, ठीक है, पहले ये चलन था 1967 तक, बट डिसोल्यूशन हो जाने के कारण सब लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 1960 और 1969 में, ठीक है। एंड फिर क्या 1970 में भी हुआ जो डिसोल्यूशन हुआ कुछ जो इलेक्शन स्टेट असेंबलीज का और पार्लियामेंट का वो फिर अलग अलग होने लगा। उसके बाद स्टेट साइमल्टेनियस इलेक्शन का आइडिया जो है वो प्रपोज किया था इलेक्शन कमीशन 1983 में, और तो इसे लॉ कमीशन को रेफ़र किया है और नीति आयोग को, ठीक है, एंड रिकमेंड बाय दिनेश। तो इट वॉज ऑल्सो रेफर्ड, मतलब इसके बारे में है ना किसने और सजेस्ट करा है, लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट करा है, नीति आयोग ने भी सजेस्ट करा है, और दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी रिकमेंड करा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन। तो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कॉन्क्लूड करी है। तो जो इसके बारे में और क्या है कि डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुई थी 6 मार्च 2020 में, ताकि वो रीड्रॉ कर सके, दोबारा से बाउंड्रीज बनाई जा सके असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जम्मू एंड कश्मीर में। जो कमीशन ने उसने प्रपोज करा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन यूटी फ्रॉम 83 to 90 की इंक्रीज़ कर देंगे नंबर्स, ठीक है। सीट्स की यूटी में 83 थी पहले, तो अब 90 हो जाएगी। 24 सीट्स जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए है, जो अभी भी खाली ही रहेगी। डीलिमिटेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, उसके बारे में देखते हैं कि आर्टिकल सेक्शन 8A जो है RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, अब पार्लियामेंट्री असेंबलीज, ठीक है, 1950। तो प्रेसिडेंट क्या ऑर्डर कर सकता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरीड आउट की जाएगी अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में, ठीक है, सॉरी। फिर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट फॉर लास्ट मीन्स अभी तक डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज थी वो कैरिड आउट नहीं की गई है लास्ट 51 ईयर से इन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो जो लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी वो कब हुई थी, 2002 से 8 में, और इसमें है ना कैप्ट आउट दिस, इसमें क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उनको है ना बाहर रखा गया था, क्योंकि एम्प्रहेंशन था, ऐसा शंका थी, ऐसा शक था कि ओवर यूज़ हो रहा है 2001 के सेंसस का। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो होता है 2020 का जो अलाउड करा है कंडक्टिंग करना डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 4 स्टेट्स में एज वेल एज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, ठीक है। और कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, जम्मू एंड कश्मीर तक, ठीक है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है उससे पहले हम ये देख लेते हैं डीलिमिटेशन कमीशन क्या है। पार्लियामेंट इनेक्ट करती है, ठीक है, डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस विच इस्टेब्लिश द डीलिमिटेशन कमीशन। मतलब पार्लियामेंट क्या करेगी, डीलिमिटेशन एक्ट लाएगी जिसके बाद हर सेंसस के बाद, जिससे डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है इस्टेब्लिश होता है। अब तक में 4 बार हुआ है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यूज किया गया था फ्रीज करने के लिए प्रोसेस डीलिमिटेशन की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के टिल एटलीस्ट 2026 तक। तो कब तक ये फ्रीज रहेगा, 2026 तक फ्रीज रहेगा। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, एज पर डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो स्टेट जो होता है डिवाइड होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में
डिलिमिटेशन एक्ट के अनुसार तो फिर इसमें क्या होता है, ये फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो होता है सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन के तौर पे, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर इलेक्शन कमिश्नर होता है जो नॉमिनेटेड होता है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है कंसर्न स्टेट या यूटी के। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और वर्क करते हैं किसके कोलैबोरेशन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से डिलिमिटेशन कमीशन वर्क करता है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, डिड्रॉ करना बाउंड्रीज लोकसभा की असेंबली की जो सीट्स जो रिप्रेजेंट करती है चेंजेस पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर रिलेशन इन्फॉर्मेशन, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल रोल, तो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है उसमें अनाउंस करता है कि एनीवन जो कि ऑर्डिनरी रहता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अब किसकी लिस्ट में होगा, वोटर की लिस्ट में होगा जम्मू एंड कश्मीर के अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ RPA 1951। तो इलेक्टोरल रोल जो हुआ है रिवाइज किया गया 2019 में अंडर, ठीक है, किया गया था अंडर जम्मू एंड कश्मीर RPA 1957। बट ये नल एंड वॉइड हो गया जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया। तो जम्मू एंड कश्मीर RPA 1957 के अंदर ओनली परमानेंट रेसिडेंसी जो थे वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए, पर RPA 1951 डिटरमाइन करेगा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 19 जम्मू एंड कश्मीर में अब से, ठीक है। तो जब आर्टिकल 70 के है ना रद्द होने के बाद, 370 के रद्द होने के बाद यहाँ पे सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा असेंबली के लिए और पार्लियामेंट्री पोल्स के लिए। ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट जो होगा डिटरमाइन करेगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन होगा कॉन्स्टिट्यूंसी का वो, और वो जो पर्सन होगा, ठीक है, जो अनदर पार्ट से रह रहा है कंट्री में, ठीक है, पर्पज़ के लिए, वर्क के लिए, बिजनेस या अदर रीजन्स के लिए, अगर उस पर्सन को है ना इसमें डाल दिया जाएगा, इस इलेक्टोरल रोल में डाल दिया जाएगा, तो उसकी जो नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 370 जब वॉज इन फोर्स, तो जो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए पार्लियामेंट्री पोल्स में, ठीक है, जिनको कैरेक्टराइज किया जाता है नॉन परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है। फिर जो NPR जो होता है उसमें इंक्लूड होता है नॉन परमानेंट रेसिडेंस में इंक्लूड होता है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे 1957 से। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रूल्स का जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है, ठीक है, फ्रेश इलेक्टोरल रूल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन जब बनी है 7 न्यू, ठीक है, जब उसने बनाया है 7 न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को, ठीक है, 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के लिए। तो फ्रेश इलेक्टोरल रूल्स जो है एसेंशियल है प्रिपेयर करने के लिए ग्राउंड फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि हेल्ड हुए थे 2014 में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, रिसेंटली न्यूज़ में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो करा है कि 2018 से पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसने कलेक्ट करा है कम से कम कितना 10,000 करोड़ रुपये, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, यूनियन बजट 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्ट्रेशन बॉन्ड जो होता है इंटरेस्ट फ्री बेरियर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको लाया गया था ताकि जो सिस्टम है ना पॉलिटिकल फंडिंग का वो क्लीन हो सके कंट्री में। तो रैशनल क्या है, ये लिमिट करता है यूज़ कैश का पॉलिटिकल फंडिंग में, एलिमिनेट करता है फ्रॉडुलेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, प्रोटेक्ट करता है डोनर को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, और कर करता है ब्लैक मनी एक्सेट्रा को। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ये इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो अनोनिमस डोनेशन देता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और ये प्रॉमिसरी नोट्स जैसा होता है। और कौन इसको परचेज़ कर सकता है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या बॉडी इनकॉर्पोरेट जो होती है कंट्री में, वो सब किस डिनोमिनेशन में होता है, 1,000, 10,000, ठीक है, मतलब इनका बॉन्ड होगा, 1,000 का बॉन्ड मिलेगा, 10,000 का, 1,00,000 का, 1 मिलियन का, 10 मिलियन का। और सिलेक्टेड ब्रांच जो होती है SBI के, वहाँ से परचेज़ किया जा सकता है। कब इसे ख़रीदा जा सकता है, किसी भी 10 दिन में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 10 दिन में ये अवेलेबल होता है, आप खरीद सकते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है, 15 दिन का लाइफ स्पेन होता है जिस दिन ये इशू होता है, ठीक है। और इसे रिडीम करवाना होता है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, अपने डिजिग्नेटेड अकाउंट से। तो जो पॉलिटिकल पार्टी से एलिजिबल होती हैं, ठीक है, डोनेशन रिसीव करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो कौन होती हैं, जिसने एटलीस्ट सिक्योर किया हो 1% वोट से लास्ट लोकसभा में या स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये कब अनाउंस किया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 2017-18 में। और इसके फीचर्स क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ बॉन्ड्स में, जो है ना इंडिविजुअल खरीदता है, कंपनी खरीदता है, मतलब आप कितने भी बॉन्ड्स खरीद सकते हो एक्चुअली में। SBI डिपॉजिट बॉन्ड्स जो होते हैं दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ नॉट, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना है ना बॉन्ड एनकैश नहीं किया होता है 15 दिन के अंदर, तो वो कहाँ चला जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है।
इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 प्रेसिडेंट ने ये न्यूज़ क्या है एक्शन दे दी है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 को। अबाउट द एक्ट, ये अमेंड करता है आरपीए एक्ट 1950 को, आरपीए 1951 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को। की फीचर्स क्या है इलेक्टोरल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के? लिंक करना कि इलेक्टोरल रोल का जो डाटा है ना, मतलब जो भी लिस्ट में है इलेक्टोरल वोटर्स, उनके डाटा को उनके आधार के साथ लिंक करना। तो इसके लिए क्या करा गया, अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 23 में आरपीए 1950 के। तो जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा वो बोलेगा कि हमें आपका आधार नंबर चाहिए ताकि हम आपकी आइडेंटिटी को स्थापित कर सकें, आपकी पहचान को स्थापित कर सकें। तो जो पर्सन विल नॉट बी डिनाइड, ठीक है, तो किसी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा इंक्लूजन से इलेक्टोरल रोल में, या फिर उनके नाम को डिलीट करने से, अगर यहाँ पे वो अनेबल है फर्निश करने के लिए सफिशिएंट रीज़न की वजह से अपने आधार की इंफॉर्मेशन को। और ये जो पर्सन्स होंगे उन्हें परमिट किया जाएगा कि वो फर्निश करें अल्टरनेट डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रोवाइड करता है 4 क्वालिफाइंग डेट कैलेंडर ईयर में, ठीक है, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, ठीक है। फिर ये रिप्लेस करता है टाइम वाइफ को इस पॉज से दोनों एक्ट में, और ये एक्सपेंड करता है पर्पस, ठीक है, प्रीमाइसेस का जो भी मतलब ज़रूरी होगा इसके लिए। तो अब जो प्रीमाइसेस होंगे, ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होंगे, काउंटिंग स्टोरेज के लिए वोटिंग मशीन्स फॉर रिलेटेड मटेरियल, अकोमोडेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्स पोलिंग पर्सनल। तो 1951 एक्ट परमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो भी प्रीमिसेस नीडेड हैं, ठीक है, या ज़रूरत पड़ेंगे यूज़ फॉर बीइंग यूज है, जो यूज्ड होंगे पोलिंग स्टेशन के तौर पे या फिर स्टोर करने के बॉर्डर बॉक्सेस में, वो ये प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है 1950, उसमें क्या होता है, एलोकेशन करता है सीट का, डिलिमिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के लिए लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के। क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वोटर्स की इन इलेक्शंस के लिए क्या होगी, वो आरपीए 1950 में बनता है, सॉरी। प्रिपरेशन इलेक्टोरल रूल्स की किस तरीके से होगी उसके बारे में 1950 में है। फिर आरपीए 1951, ठीक है, प्रोवाइड करता है कंडक्ट इलेक्शंस का हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए। या फिर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन मेंबर्स जो होंगे इन दोनों हाउसेस की, वो भी कौन बताएगा, 1951 बताएगा। करप्ट प्रैक्टिस अदर ऑफेंस जो होती है कनेक्शन में इन सारे इलेक्शंस की, वो भी यही बताएगा। अब रिमोट वोटिंग क्या होती है, देखो रिमोट वोटिंग क्या होती है, मैकेनिज्म होता है जो जो इलेक्टोरल अपनी लोकेशन से दूर होता है, ठीक है, रजिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी के, ठीक है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या फिर बाउंड्री पे, उसके लिए होते हैं रिमोट वोटिंग। तो वोटिंग राइट जो होता है एनआरआई की, वो इंट्रोड्यूस किया गया था आरपीए 1950 में, ठीक है, 1950 में अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में। जो सेक्शन 20 सॉरी तो जो सेक्शन 20A है एक्ट का, रिक्वायर करता है ओवरसीज इलेक्टोरल को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए अपनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो वोट देना चाहते हैं। अदर मैकेनिज्म जैसे प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है, 2003 में इंट्रोड्यूस हुई थी। रजिस्टर इलेक्टर जो होता है वो डेलीगेट कर सकता है अपना वोटिंग पावर रिप्रेजेंटेटिव को। ओनली क्लासिफाइड सर्विस वोटर जो कि मेंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, ठीक है, जैसे जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्सेस के या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मिलता है प्रॉक्सी वोटिंग की अपने किसी बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बना के वो वोटिंग करवा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये बैलेट पेपर जो होता है ट्रांसमिटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन से सर्विस वोटर को, ठीक है। अब वो मेंबर जो किस किस सर्विसेज में, आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस सर्विस के, ठीक है, आउटसाइड स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है जो पोस्टेड है इंडिया के बाहर है, और उनके जो दंपति होते हैं वो, और पीपल जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में, या फिर स्पेशल वोटर जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। तो पोस्ट वोटर बैलेट फॉर, ये जो पोस्टल बैलेट है ना जो इनको मिल रहा है, ठीक है, सर्विसेज वालों को, वो एनआरआई के लिए। फिर इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 पार्ट 15 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, डील करता है इलेक्शन से, ठीक है। तो ये की फीचर्स हैं इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के। इलेक्शन जो होता है हेल्ड होता है बेसिस पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के, जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है या फिर और जिनकी एज जो है 18 साल की हो चुकी है, वो वोटर होते हैं इलेक्टोरल रोल में इंडिया के। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और इनमें से किसी के भी बेसिस पे। यहाँ पे प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का, ठीक है, एससी के लिए 84 सीट्स हैं और एसटी के लिए 47 सीट्स हैं लोकसभा में, असेंबलीज में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं वो डीलिमिटेड होती है विद द हेल्प ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। एरियाज ऑफ बाउंड्रीज जो होती है चेंज होती है इलेक्शन टू इलेक्शन में, ठीक है, पर जो नंबर होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का वो चेंज नहीं होगा कब तक, 2026 तक। और
जो वोटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लोकसभा इलेक्शन के लिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट हैं, ठीक है, मतलब अनिवार्य अंग है इलेक्टोरल प्रोसेस का। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।